हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज की गूगल मीट शायद आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रही होगी एंड आई थिंक यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट द क्वेश्चन can be thrown directly and you are supposed to give the answers. Okay, and uh, I also know that you are not well prepared, and that is the reason you all cannot give the satisfactory answers. Okay, so that is the first time आपके लिए नया था, तो आपको पता भी नहीं था कैसा होने वाला है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा होगा, बट शायद यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द सेशन। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट टाइम मैं आशा करता हूँ कि सब के सब स्टूडेंट्स विथ एनर्जी विद द पावर तैयार होके आएंगे। ओके, हमें साइंस पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा याद रखिए। और जैसा मैंने बताया, हर एक स्टूडेंट्स अपना गोल अपने सामने रखेंगे जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे हर टाइम मेहनत करने की। ओके, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। वी हैव टेक अ लुक द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। ओके, इन अ टू सेक्शन, measurement of a length is very large distance by parallax method and very small distances by using the optical instrument or the electron microscope or by scanning tunneling microscope or by the atomic force microscope. Okay, यानी लार्ज डिस्टेंस और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो चुकी है। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ मास देखा। Very large mass, like the mass of the planets, mass of the sun, stars, etc. Very large mass can be measured with the help of law of gravitation. Newton's law of gravitation का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम ये बड़े बड़े मास मेजर कर सकते हैं। एंड वेरी स्मॉल स्केल, एटमिक स्केल पर अगर हमें मेजरमेंट्स लेना है मास का, सो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। फ्रॉम दैट मेथड विच इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, उसके मदद से हम मास मेजर करते हैं, बट उसका यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एंड दैट इज नोन एज द 1 AMU। और एक AMU की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन इन अनएक्साइटेड स्टेट 6A12. Okay, that is called 1 AMU, and the 1 AMU or 1 U is equals to 1.66 into 10 to minus 27 kilogram. ठीक है, so in that session we have take a look about the measurement of a length, measurement of a mass, and now today we are going to discuss about the measurement of a time. ठीक है, so old time यानी कि पुराने ज़माने में टाइम कैसे मेज़र होता था, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बाय ऑब्जर्विंग सन, मून एंड द नक्षत्र, सिंपली यू कैन से द मोशन ऑफ द स्टार्स। ओके, उसके ऊपर से हम टाइम कैलकुलेट करते थे। ओके, और हिंदू पंचांग में अभी भी चौघड़िया है, ठीक है, वो भी चलता है। फिर प्रहर सिस्टम, 4 प्रहर का पूरा एक दिन होता है। घड़ी, 2 घड़ी, पल, विपल, कला, विकला, ये सारे के सारे जो मैंने बताए अभी, वो यूनिट्स ऑफ अ टाइम है। ठीक है, एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। घड़ी, 2 घड़ी, कला, विकला, ओके, पल, ये सारे के सारे जो हैं वो सब क्या है, यूनिट्स ऑफ अ टाइम। तो प्रहर, जैसे 12 बजे के बाद दूसरा प्रहर चालू होता है, तो हिंदी में उसे दोपहर बोला जाता है, तो दूसरा प्रहर चालू हो चुका है। ओके, यानी कि टोटल 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4, रात के 4, 8 प्रहर का पूरा दिन होता है। सो बाय डिफरेंट मेथड वी हैव मेजर्ड द टाइम इन ओल्ड सेशन। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से टाइम मेजर होता था। शैडो की लंबाई से भी आप टाइम मेजर कर सकते हो।
ओके, दैट वाज आल्सो अ मेथड। फिर आपने रेत घड़ी यानी कि सैंड क्लॉक भी देखा होगा। ज़्यादातर अरेबिक लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। एक पर्टिकुलर ग्लास बॉटल के अंदर सैंड यानी कि रेती भर देते थे और उसका जो क्या कहते हैं उसे, फेस आउट है, यानी कि उसका जो जहाँ से वो निकलेगी वहाँ पे दूसरी बॉटल लगा देते थे। तो एक बॉटल में से दूसरी बॉटल के अंदर सैंड धीरे धीरे गिरती जाएगी और लगभग जब तक खत्म हो जाएगी तब तक शाम हो जाएगी। यानी कि सुबह आपने एक बॉटल को उल्टी की है तो धीरे धीरे खाली होते हुए दूसरे बॉटल के अंदर रेत गिरते गिरते ऐसा सेटअप किया कि वो सुबह से लेके शाम तक लगातार गिरती रहे। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। ये सब ओल्ड टेक्निक्स थी। उसके बाद घड़ी यानी सेकेंड की एक्यूरेसी से, विद एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड वी कैन मेजर द टाइम बाय वॉल क्लॉक और वॉचेस। हमें पता है आजकल की घड़ी में एक एक सेकंड का, और स्टॉप वॉच में आपको पता है 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से तक की एक्यूरेसी से हम टाइम मेजर कर सकते हैं। बट दैट इज लोअर स्टैंडर्ड अगेंस्ट द एटॉमिक क्लॉक, यानी राष्ट्रीय मानक प्रणाली। ओके, नेशनल लेबोरेटरी हमारी जो दिल्ली में है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन मीन टाइम GMT और IST दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट टाइम गूगल मीट में याद कराना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, व्हाट इज द GMT एंड IS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम IST। ओके, आपके मोबाइल के अंदर होता है तो आप +530 इंडिया के लिए सिलेक्ट करते हो तो ही यहाँ का परफेक्ट टाइम आता है। ठीक है, सो दैट इज द अबाउट द ग्रीन मीन टाइम। चल, तो मेजरमेंट ऑफ अ टाइम एटॉमिक स्केल पर सीजियम क्लॉक से होता है। ओके, कैसे होता है? सीजियम क्लॉक, या फिर क्या कह सकते हो आप, एटॉमिक क्लॉक। ओके, इन दैट पर्टिकुलर एटम द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स, यानी कि दो स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन एक अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है और लगातार उनकी ट्रांजिशन होती रहती है। तो लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा, पूरा एक नंबर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ना, वो नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पूरा मेथड ऐसा है कि इतने टाइम ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन अपने दो स्ट्रक्चर यानी कि दो ऑर्बिट, आप कह सकते हो दो घर के बीच में इतनी बार ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हम 1 सेकंड का वक्त कहते हैं। 9 करोड़ बार इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इन अ सीजियम एटम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट its टू हाइपर फाइन स्ट्रक्चर above 9 crore times and that is called 1 second। यानी कि 1 सेकंड की डेफिनेशन हमारे पास तैयार है अभी। ओके, सो इन सीजियम 133 CS133 एटम का इस्तेमाल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से हम 1 सेकंड का वक्त मापते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ द एटॉमिक क्लॉक इज वेरी लार्ज। ओके, यानी आपको जैसे आपके हाथ में जो घड़ी है उससे आपको टाइम मेजरमेंट लेना है तो वो 1 सेकंड की एक्यूरेसी से देगी, और आपको पता है कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो घड़ी आगे पीछे हो जाती है, यानी कि बैटरी यानी कि सेल कम हो गए, सेल वीक हो गए, ओके, या मॉइस्चर की वजह से, या अदर फैक्टर्स भी है जो टाइम को डिले या फास्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी एक्यूरेसी है टाइम मेजरमेंट की वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, बट हमें ऐसा नहीं होने देना है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एटॉमिक क्लॉक से निकालते हैं। एटॉमिक क्लॉक की जो एक्यूरेसी है वो 1 सेकंड के 10⁻13 पार्ट की है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द एक्यूरेसी ऑफ द एटॉमिक क्लॉक इज अबाउट प्लस और माइनस 1 into 10⁻⁻13 सेकंड। यानी कि आप पार्ट लिखो तो प्लस भी लिख सकते हो, और 1 अपॉन लिखो तो भी प्लस लिख सकते हो, 1 अपॉन 10⁻13 टाइम्स, या फिर 1 into 10⁻⁻13 टाइम्स सेकेंड। ओके, यानी कि एक सेकेंड के इतने हिस्से की एक्यूरेसी से सीजियम क्लॉक वक्त को यानी कि टाइम को मेजर कर सकती है। ठीक है, ओके। यानी कि लगातार मैं सीजियम क्लॉक को 1 साल तक चलाता हूं तो उसके टाइम मेजरमेंट में, या 2 अलग अलग सीजियम क्लॉक में चलाता हूं तो उन दोनों के टाइम मेजरमेंट का डिफरेंस जो होगा वो शायद लेस देन 3 माइक्रोसेकेंड होगा। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहां पे एरर नहीं है। बाकी आप आपके हाथों में जो वॉच होती है वो लगातार 1 साल तक चलाओ तो उसके टाइम मेजरमेंट में काफी फर्क आ जाता है, और हमें 1 सेकेंड के भी कितने हिस्से तक 10⁻⁻6 यानी कि 1 साल लगातार एटॉमिक क्लॉक चलाए तो उसके मेजरमेंट में जो डी एक्यूरेसी या जो चेंज आता है वो केवल 3 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, 3 into 10⁻⁻6 सेकेंड का ही फर्क शायद आ सकता है। ओके, तो इतनी एक्यूरेट है हमारी एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूज द एटॉमिक क्लॉक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ अ टाइम इन मॉडर्न एज। ओके, तो भारत की जो एटॉमिक क्लॉक है वो दिल्ली के नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है, और वहीं से या उसके ऊपर से ही सारी वॉच या क्लॉक्स या सभी घड़ियों का टाइम वहीं से निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसकी बात करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एरर। तो whenever you are dealing with any instrument to measure any physical quantity, यानी कि जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट लेते हो, और कोई भी मेजरमेंट किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है। ठीक है, सो इन अ प्रैक्टिकल वर्क each and everything is related to the data, और यू कैन से द ऑब्जर्वेशन। यानी आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे, और उसी ऑब्जर्वेशन के नतीजे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन या रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल करना है तो ऑब्जर्वेशन लेना होगा। ऑब्जर्वेशन किससे लोगे? किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से लोगे, और हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। ओके, और उसी लिमिट के मद्देनजर में या मद्देनजर रखते हुए वो हमेशा कुछ न कुछ एरर क्रिएट करता है। यू कैन नेवर टेक दी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन अलग अलग है, बट उसके अंदर एरर होती ही है। दैट इज ट्रूथ। ओके, सो धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स के सेशंस जब आप लोगे तब एरर का एनालिसिस या एरर क्या होती है वो हम समझेंगे। ठीक है, अब समझना शुरू करते हैं धीरे धीरे कि एग्जाम्पल में बहुत नॉर्मल देता हूं कि आपके पास स्केल है। ओके, तो स्केल की लिमिट कितनी है? सो 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस मेजर नहीं ले सकती। तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक सीमित है, यानी उसके अंदर एरर जो होगी वो 1 मिलीमीटर की हो सकती है। ठीक है, या उससे कम ऑब्जर्वेशन होगा 1 मिलीमीटर से कम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 4.8 सेंटीमीटर, यानी 4 कंप्लीट सेंटीमीटर और उसके ऊपर 0.8 मिलीमीटर। ओके, बट आप कह सकते हो कि उसके अंदर अगर 4.8 से हल्का सा ज्यादा है तो आप उस स्केल से उसका परफेक्ट लेंथ का मेजरमेंट नहीं ले सकते। आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। जैसे कि
4.82 83 आप स्केल से नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 4.8, उसके बाद सीधा 4.9, उसके बीच में कुछ नहीं, यू कैन नॉट टेक। समझ में आ रहा है? तो आपकी स्केल की जो लिमिट्स हैं वो 1 मिलीमीटर है। हाउ प्रिसाइज योर ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग द स्केल, दैट इज 1 millimeter only. Okay, चल. So in all kind of the experimental work, we have to deal with the instruments. And if we take any instrument and measures or take the observation, then every result taken by it contains some uncertainty. ओके उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी 100% हर एक इंस्ट्रूमेंट में होती है। परफेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ओके एंड दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एन एरर। यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी इस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने डेफिनेशन दी है एक्यूरेसी की। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कैसे डिस्क्राइब होती है? So the accuracy of the measurement is the measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Okay, यानी मान लेते हैं कि एक आपने सिलेंडर लिया, होलो सिलेंडर, और उसकी जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर जितनी है, बराबर, जिसे हमने ट्रूथ माना है। अब किसी इंस्ट्रूमेंट से, ओके, वर्नियर कैलिपर की बात कर लेते हैं, वो 2.32 मेजरमेंट लिया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट ने 2.2 मेजरमेंट लिया और किसी और इंस्ट्रूमेंट ने 2.235 लिया। तो तीनों ही ऑब्जर्वेशन एक ही चीज के अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है वो उसकी एक्यूरेसी कही जाती है। ठीक है, अगेन एक्यूरेसी ऑफ द एनी मेजरमेंट इज हाउ द क्लोज द मेजर्ड वैल्यू with respect to the true value. That is called accuracy. And the precision is, it indicates or it tells what the resolution of your instrument or what is the limit of the quantity is measured. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल की लिमिट 1 मिलीमीटर की है। So any observation which is taken by your scale that is precise by 1 millimeter only. How precise your observation by taking the scale? Okay, so you can say that it can be precise by only 1 millimeter. इससे ज्यादा प्रिसीजन आप स्केल से नहीं ला सकते। सेम टू सेम मैं बात करूं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। सो हाउ प्रिसाइज योर ऑब्जर्वेशन by taking, or which is measured by helping the vernier caliper. So you can simply say that it precise only 0.01 centimeter. Okay, yeah, 0.1 millimeter, right? Okay, so that is the difference between precision and accuracy. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जर्वेशन लिया है वो 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरे से 3.58 है। तो दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है और किसकी प्रिसीजन ज्यादा है? ध्यान से, तो मैं कह सकता हूं कि प्रिसीजन ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज लार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ओके, एंड एरर which is made by the second instrument is large with respect to previous one. ठीक है, 3.5 है बट शायद इसने 0.08 सेंटीमीटर
एक्स्ट्रा मेजर किया हुआ है. ओके, यानी एरर इन सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज लार्जर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. समझ में आया? प्रिसीजन किसकी ज्यादा है? सेकेंड की. बट एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? पहले वाले की. ये शायद थोड़ा सा आपको गड़बड़ वाला लगता होगा, बट जब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, तब आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जितनी भी एरर्स हैं वो हमें मेजर करनी पड़ेगी. जैसा कि हमने देखा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मैं यूज करता हूं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स तो है ही. ओके, सो जो कुछ एरर है मेरे मेजरमेंट में, उसे मुझे क्या करना होगा? मेजर करना होगा और उसे एलिमिनेट करना होगा टू अप्रोच टू रीच द वेरी ट्रू वैल्यू और एज क्लोज एज पॉसिबल. ठीक है, चलिए तो उसे कैसे करा जाएगा? तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. ओके, यानी कि एरर्स जितनी भी है उसको हम मेजरली टू सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. एरर्स इन मेजरमेंट्स आर क्लासिफाइड इन अ टू कैटेगरी. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर एंड दूसरा रैंडम एरर. जितनी भी एरर्स हमें पता है उसको मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में. पहली है हमारी सिस्टमैटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर. दोनों की डेफिनेशन सिंपल है और फिर उसको मोड कैटेगराइज करते हैं. सो व्हेनेवर यू हैव द आइडिया ऑफ द एरर और व्हाई द एरर हैज बीन क्रिएटेड इन योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको ओरिजिन या कॉज या रीजन पता है कि क्यों एरर आई, तो उसे सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है. ओके, और अगर आपको अंदाजा नहीं है कि किस रीजन की वजह से आपके ऑब्जर्वेशन में एरर आई है, अनसर्टेनिटी आई है, सो दैट ऑल आर कैटेगराइज अंडर रैंडम एरर. आप अंदाजा नहीं लगा सकते या परफेक्ट रीजन कॉज नहीं कर सकते कि इसी रीजन से मेरे ऑब्जर्वेशन में एरर है, सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर. वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो that is the basic difference between the systematic error and random error. तो definition मैंने लिखी हुई है पहले systematic error की. When the origin of error is known or the reason of error is known, such all kind of error is categorized under the systematic error. ठीक है, simple definition है. अब उसका first part that is called instrumental error. नाम से ही पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट है. ओके, तो किस तरीके से पता चलेगा? सो एज वी नो दैट इफ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइल्ड वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. और अगर हम किसी भी थर्मोमीटर से इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उससे 100 शो करना चाहिए. बट अगर वो 100 के अलावा शो करे तो सो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, वो कैसे होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पे कैलिब्रेशन होना चाहिए. यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टैंडर्ड जो उसके मेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसे सेट किया जाता है और उस प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहा जाता है. ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर मेजर करना है तो स्टैंडर्ड पॉइंट 2 है आपके पास. एक फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे पानी जम जाता है और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे पानी उबलने लगता है. ये 2 फिक्स पॉइंट है. तो हम हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा तैयार करें कि जब पानी उबलता है तो वो 100 डिग्री शो करें, एंड व्हेन द water is freezing, so it should be or it must be indicates the 0 degree Celsius. ओके, तो हम इसी तरीके से हमारे थर्मोमीटर को डिजाइन कर सकते हैं और इस तरीके से सेट करने की जो प्रोसेस है उसे कैलिब्रेशन कहा जाता है. तो ये तो बात हुई थर्मोमीटर की. इस तरीके से आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए, यानी कि वो अलग अलग टाइम पर
जो इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यूज यानी कि जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ओके चलिए, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर मैंने जो लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं। सो इन द ऑब्जर्वेशन error is arises due to the imperfect design or the calibration of the instrument. An example, Grisha, the temperature of a boiling water is 100 degrees Celsius. Now, if the calibration of the thermometer is not proper, then it may read 104 degrees Celsius or 99 degrees Celsius. Okay, so that is what? Instrumental error, right? Same way, when you are using the vernier caliper, so that is the 2 zeros are there. 1 zero of the main scale and second zero of the vernier scale. That must be coincide. दोनों के दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लोज करने पर तो आप कह सकते हो कि योर इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड। अब इससे ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा तो उसमें जो रैंडमनेस है या अनसर्टेनिटी है वो सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप यानी कि दूसरा जो सेक्शन है उसका वो देखते हैं। सो दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन अच्छे से कर दिया बट आपको टेक्निक नहीं पता है, आपकी प्रोसीजर में कहीं गलती है तो भी वो एरर क्रिएट करेगा। जैसे कि हमें पता है कि जब हमें फीवर आता है तो डॉक्टर जो थर्मोमीटर है वो हमारी आर्मपिट में रखते हैं। अब तो ज़्यादातर आर्मपिट में नहीं रखा जाता है। ओके, सो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं तो अब ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी अगर हम आर्मपिट के अंदर हमारा थर्मोमीटर रख के हमें फीवर या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा ओरिजिनल से कम ही शो करता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है कि हर एक के मुंह में थर्मोमीटर रखने पर इन्फेक्शन का डर रहता है। सो दैट इज द रीजन टू अवॉइड इट इन्फेक्शन हम क्या करते हैं, आर्मपिट में रखते हैं और अंदाजा लगाते हैं। सो टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट एंड इट विल 100% or it always gives the lower value from the original. ठीक है, सो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर टेक्निक और प्रोसीजर की वजह से एरर आई हमारी। ठीक है, थर्ड सेक्शन है दैट इज पर्सनल एरर। ओके, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन के बायस या उसकी कोई पर्टिकुलर हैबिट, ओके, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, उसे सेटिंग करना नहीं आता कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है और कैसे ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। ओके, सो जिसे आता है वो परफेक्ट रीडिंग लेके देगा और जिसे नहीं आता है वो इम्परफेक्ट रीडिंग लेके देगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर्स। ओके, सो यहां पे हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द पर्सनल एरर, लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग, apparatus or individual careless or carelessness while he or she taking the observation, it can create the randomness or uncertainty. Okay, यानी कि इसकी वजह से एरर क्रिएट हो सकती है। ओके, तो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इस एरर को? तो पहली टेक्निक है हमारे ऑब्जर्वेशन की जो मेथड है उससे इम्प्रूव करनी होगी। ओके, रैंडम एरर के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाइल वी नॉट नोइंग द ओरिजिन ऑफ द एरर दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। ओके, रैंडम एरर कौन सी है कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द ओरिजिन, हमें रीजन नहीं पता है कि क्यों एरर क्रिएट हो रही है, तो उस सारी एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। इट बिकॉज ऑफ द माइट बी चेंज इन अ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर मॉइस्चर की वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वोल्टेज की वजह से। ओके, तो कोई भी रीजन हो सकता है बट आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्यों ये हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं।
तो हमने आज क्या देखा, टेक हैव अ लुक। सबसे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में देखा, ओल्ड टाइम पे कैसे कैसे होता था टाइम का मेजरमेंट, और लेटेस्ट टाइम में सीजियम क्लॉक यानी कि एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए हम टाइम को कितनी एक्यूरेसी से मेजर करते हैं, 1 सेकेंड के 10⁻13 पार्ट की एक्यूरेसी से हम मेजर कर सकते हैं। और 2 एटॉमिक क्लॉक को हम लगातार 1 साल चलाएं तो उसके ऑब्जर्वेशंस में कितना चेंज हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड अबाउट 3 माइक्रोसेकंड का हो सकता है। उसके बाद हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर क्या होती है वो देखा, डेफिनेशन देखी, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज हाउ क्लोज टू द ट्रूथ वैल्यू एंड प्रिसीजन इज indicates that up to what extent or up to what resolution of the instrument is called precision. उसके बाद एरर्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर, यानी कि ओरिजिन अगर हमें पता है कि क्यों एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में आ रही है, ऑब्जर्वेशन में आ रही है, तो दैट इज ऑल आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा सेक्शन है हमारा रैंडम एरर। इफ वी कैन नॉट give the reason, if we are not aware about of the reason why there is an error in our observation, then it is categorized under random error. Systematic error के 3 सेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन की वजह से, दूसरा प्रोसीजर का पता नहीं है हमें, लैक ऑफ दी और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से, और तीसरा है पर्सनल एरर की वजह से। ओके, जो भी एरर है वो इसी सेक्शन के अंदर डिवाइड होती है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द टुडेज लेक्चर, टुडेज सेशन। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, और याद रखना जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसका लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी गूगल मीट होगी तो ढेर सारे क्वेश्चन के साथ आना, ओके, और हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।